वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये लेक्चर 1 है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का। मतलब यहाँ से हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसको रोटेशन भी कहते हैं। फासिनेटिंग फील्ड है ये, क्योंकि यहाँ पे थोड़े थोड़े रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स यहाँ से थोड़े थोड़े अप्रोच हो रहे हैं। अब क्योंकि पहला लेक्चर है, थोड़ी बातें यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। इस टॉपिक को लेके स्टूडेंट में एक्साइटमेंट भी रहता है, कंफ्यूजन भी रहता है और थोड़ा सा डर भी लगा रहता है ना। आई हैव सीन स्टूडेंट सेइंग कि सर कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है पर क्वेश्चन नहीं बनता है, कई बार तो क्वेश्चन उठता भी नहीं है। तो मैं आपको इसलिए असली वजह क्या है ये बताता हूँ। देखो, प्रॉब्लम ये बिल्कुल नहीं है कि टॉपिक मुश्किल है। हाँ ज़रूर, हम रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स लेते हैं तो आसान तो नहीं होते, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है क्योंकि सिंपल प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम टूल्स को इकट्ठे किए बिना ही लड़ाई के मैदान में उतर पड़ते हैं। जैसे कारपेंटर अपना हथौड़ा लिए बिना ही फर्नीचर बना रहा है, तो इसमें गलती फर्नीचर की नहीं है। तो देखो, कहने का मतलब है, तात्पर्य यहाँ पे इस सीरीज का अप्रोच हमने बिल्कुल क्लियर रखा है। ग्रेजुअल गैदरिंग ऑफ टूल्स विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। एक एक टूल उठाएंगे, उसे हाथ में घुमा के देखेंगे, समझेंगे कि ये काम कैसे करता है और फिर प्रॉब्लम्स पर अटैक करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई रट्टा नहीं, पेशेंस के साथ। उम्मीद है कि आप लेक्चर को बने रहेंगे पेशेंस के साथ। आज लेक्चर 1 में हम सबसे पहला सबसे बेसिक टूल उठा रहे हैं, रिजिड बॉडी क्या होती है और उसके अंदर वेलोसिटीज कैसे बिहेव करती है ना। आपको लगेगा कि सिंपल है, आपको तो सर्कुलर मोशन भी सिंपल लगता था, लेकिन यहाँ पे उसके टूल्स देखो आप कैसे कंफ्यूज होते हो। सिमिलरली ये सिंपल लगेगा, लेकिन यकीन मानिए आगे के सारे लेक्चर्स इसी के इर्द गिर्द नींव पर खड़े होते हैं, देखते हैं पूरे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में। चलिए तो शुरू ही करते हैं इसको। उम्मीद है कि आप इसको पेशेंस के साथ पूरा देखेंगे और समझेंगे। ओके, सबसे पहले देखो, एक सेकंड के लिए थोड़ा जूम आउट करते हैं। हाँ, हम मैकेनिक्स में कहाँ तक पहुंचे हैं, मतलब आप रिजिड बॉडी तक आए हो तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पार्टिकल डायनेमिक्स देखो, पार्टिकल डायनेमिक्स में क्या पढ़ा, पूरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास मान लेते हैं, चाहे वो ट्रेन हो, फुटबॉल हो, पूरी धरती हो, है ना। सिर्फ पॉइंट मास मतलब ये है कि F इक्वल टू एम ए से काम खत्म। वो एम किसका है, क्या शेप है, कोई लेना देना नहीं, है ना। जो भी है ए होगा वो एम का होगा, जो भी वेलोसिटी आएगी वो एम की होगी। अरे भाई, पर एम तो बड़ा है, कौन सी वेलोसिटी, नहीं कोई नहीं, F इक्वल टू एम ए काम खत्म। देखो ध्यान से, फिर सर्कुलर मोशन, है ना। अब सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है, तो देखो ओमेगा पता होना चाहिए, अल्फा पता होना चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए आर, ए टी, ए, ये सब टूल्स उम्मीद है कि आप ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि इसमें लगने वाले हैं। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा धुंधला है तो हम जहां जरूरत होगी वहां रिवाइज करेंगे। देखो, पॉइंट मास की बात जब तक थी तब तक ठीक था, लेकिन रियल लाइफ में चीजें तो पॉइंट मास होती नहीं है ना। जैसे पंखे का ब्लेड देखो, अब ब्लेड का हर पॉइंट का स्पीड अलग है भाई। पॉइंट मास में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, है ना। जैसे दीवार पर टिकी हुई लेडर देखो, अगर वो फिसल रही है तो उसका ऊपर वाला एंड नीचे आता है, नीचे वाला एंड आगे जाता है, तो भाई अलग डायरेक्शन है। पॉइंट मास में तो ये डायरेक्शन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। साइकिल का पहिया देखो, सिंपल सा, घूमता भी है, आगे भी बढ़ता है, पॉइंट के लिए तो कोई घूमने का कोई सवाल ही नहीं था, है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल
भले छोटे हैं लेकिन रियल लाइफ है, इनको सिंप्लीफाई करता है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, और इसी के लिए हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ते हैं। एक्सटेंडेड बॉडीज की मोशन, जब उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तब ये इसके कॉन्सेप्ट लगेंगे हमें। पहले ये क्लियर कर लिया कि क्या है। तो लेक्चर का प्लान देखिए, 4 ही चीजें हैं। रिजिड बॉडी होती क्या है ना, एग्जैक्ट डेफिनेशन मतलब आइडियलाइजेशन जो फिजिक्स में जरूरी है, और रट्टा मारने के लिए नहीं, ये हमारा टूल है, देखो हम कैसे इसको। फिर ट्रांसलेशन वर्सेस रोटेशन, फंडामेंटल मोशन है दो, पता होना चाहिए। रिजिड बॉडी के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ये आज का मेन टूल होगा। और फिर 2 क्लासिक एग्जाम्पल करेंगे, जिसमें एक तो स्लाइडिंग वाला लेडर प्रॉब्लम है, फेमस है? तो उम्मीद है आप रेडी हो। तो देखो पहला टूल उठाते हैं हम, है ना, पेशेंस के साथ। पहला लेक्चर है और प्रॉमिस है यहाँ पे कि अगर आप लेक्चर को देखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे न बन पाए। पहला टूल है ये। तो रिजिड शब्द तो हम रोज ही बोलते हैं, है ना। ये रॉड बहुत ही रिजिड है, मतलब जिसे हम डिफॉर्म नहीं कर सकते, ना दबा सकते हैं, ना खींच सकते हैं, ना मरोड़ सकते हैं। शेप और साइज दोनों फिक्स्ड। लेकिन एक ऑनेस्ट बात है, नेचर में परफेक्टली रिजिड कुछ भी नहीं है ना। स्टील के रॉड को भी आप मशीन में डालो तो दिखेगी थोड़ी सी कॉम्प्रेशन या एक्सटेंशन जो भी है। तो हर चीज डिफॉर्म होती है, बस कितनी, ये सवाल है। तो अब देखो फिजिक्स क्या करता है ना। फिजिक्स बोलता है कि अगर डिफॉर्मेशन बॉडी के साइज के सामने निग्लिजिबल है, जैसे काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर बॉडी का साइज कम था तो पॉइंट मास, वैसे ही डिफॉर्मेशन बॉडी के साइज में निग्लिजिबल है तो प्रैक्टिकली हम रिजिड मान लेते हैं उसे। आइडियलाइजेशन है ना, अजम्पशन है। काम के होते हैं फिजिक्स में सारे, अजम्पशन के बेस पे तो बहुत सारी चीजें कैलकुलेट होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्रिक्शनलेस सरफेस में हमने, फ्रिक्शन तो होता है लेकिन मानी थी कि नहीं फ्रिक्शनलेस। मासलेस स्ट्रिंग भी मानी थी कि नहीं एनएलएम में। मॉडल है, और ये सारे अच्छे मॉडल है, आइडिया अच्छा देते हैं चीजों को। देखो फॉर्मल डेफिनेशन, अ बॉडी which undergoes no deformation compared to its size under any external force or torque। ठीक है। देखो अब आता है इस डेफिनेशन का सबसे पावरफुल कॉन्सिक्वेंस। रटने के लिए डेफिनेशन नहीं थी, इसका कॉन्सिक्वेंस देखो, है ना, नीचे देखो स्लाइड पर। देखो रिजिड बॉडी के अंदर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, ए और बी। चाहे बॉडी उड़ रही हो, घूम रही हो, गिर रही हो, फिर रही हो, है ना, कुछ भी हो रहा हो, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा, यही तो एज पर द डेफिनेशन है। तो ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो लिखा है ना, ऑलवेज रिगार्डलेस ऑफ व्हाट, ये समझ गए, ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, ये छोटी सी चीज है लेकिन पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है रोटेशन का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, रोलिंग, एंगुलर मोमेंट, सब यहां से शुरू होते हैं और इस ये सब में छुपा हुआ है। तो हम इसे बोलेंगे टूल नंबर 1। अभी इसको उठाएंगे लेकिन ये टूल नंबर 1 लिख लो। हाँ ये लिख लो। ओके, अब इसको उठाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। चलो, ये जो ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट देखा, तो वेलोसिटीज के लिए इसका क्या मतलब है ये देखते हैं, है ना। मैंने इस स्लाइड का नाम रखा है द मास्टर कंस्ट्रेंट। समझो, तो सोचिए अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस फिक्स है तो क्या बी ए की तरफ आ सकता है? नहीं। क्या बी ए से दूर जा सकता है? बिल्कुल नहीं। मतलब लाइन ए बी के अलोंग दोनों पॉइंट की वेलोसिटी का कंपोनेंट बराबर होना चाहिए। आप ना वो जो कंपोनेंट
ए का कंपोनेंट है ना, वैसे ही बी का है, बी के सारे नोटेशंस एक के ऊपर एक लिखे, डोंट वरी, है ना। ए के साथ जो है वही बी के साथ है, दो कंपोनेंट है ए के, वैसे बी के भी है, थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है बट इट्स ओके, है ना। ए का समझ लो। तो अब वेलोसिटी का कंपोनेंट बराबर होने चाहिए अलोंग लाइन ए बी, ये कॉन्सिक्वेंस मैं बताना चाहता हूं। अगर बराबर नहीं हुआ, है ना, तो या तो वो पास आ रहे होंगे या तो वो दूर जाते होंगे, अगर ये बराबर नहीं है तो ये रिजिड बॉडी में अलाउड ही नहीं है। डायग्राम देखिए, देखो पॉइंट ए का वेलोसिटी वी है, हाँ देखो, तो और उसका एंगल थीटा 1 पर ऊपर की तरफ, बी का भी थीटा 2 नीचे की तरफ है, इतना ही है। तो लाइन के अलोंग कंपोनेंट देखो, वी ए का कॉस थीटा 1 और वी बी का कॉस थीटा 2, है ना, दोनों हरे रंग में है देखो थोड़े से, तो दोनों सेम डायरेक्शन में और दोनों बराबर। तो लिखेंगे हम वी ए कॉस थीटा 1 इक्वल टू वी बी कॉस थीटा 2। तो ये हमारा टूल नंबर 2 बोल दो, दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों टूल्स। अब रॉड हो चाहे लैडर हो चाहे प्लेट हो, ये भूलना नहीं, है ना। दो पॉइंट्स की अगर वेलोसिटी दी है, सबसे पहले अलोंग द लाइन कंपोनेंट्स बराबर करो, टूल नंबर 2 उठा लो, आधा क्वेश्चन तो वहीं पे हो जाएगा, 80% हो जाएगा, मैं तो कहता हूं। अब सेकंड पार्ट थोड़ा ध्यान से, है ना, क्योंकि वैसे तो सिंपल है, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बताना चाहूंगा, एंगल के जरिए बताना चाहूंगा। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होता है हमें पता है ना, वी बी माइनस वी ए, वी बी ए को बोलेंगे वी बी। तो ये तो सब्ट्रैक्शन है, एडिशन नहीं है। तो अलोंग ए बी पार्ट्स तो कैंसिल हो गए भाई, वेक्टर है लेकिन उसका तो, है ना, बराबर थे दोनों, तो कैंसिल हो जाएंगे माइनस करोगे तो बचा क्या? तो जो पूरा का पूरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है ना ए बी के, वही तो बचा। अब फिगर में देखिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वैसे तो देखो एक ऊपर एक नीचे, माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन मैं आपको उसको एंगल के जरिए दिखा रहा हूं। तो हमने यहां पे थीटा 2 को अगर प्लस लिया है तो नीचे है थीटा 2, तो ऊपर वाले एंगल को थीटा 1 को माइनस बोला है, बोलना पड़ेगा। अच्छा, अब साइन ऑफ माइनस थीटा 1 क्या बोलेंगे? माइनस साइन थीटा 1। तो वी ए बी माइनस वी ए साइन थीटा, ये प्लस हो जा रहा है, देखो वैसे भी आपको पता है एक ऊपर एक नीचे तो माइनस माइनस प्लस, बट ये एंगल के जरिए बताया है। तो ये कंपोनेंट्स ऐसा नहीं कि जोड़ दिए है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना। तो सब्सट्रैक्शन है, ऐसा मतलब एडिशन है, ऐसी गलती नहीं करना, हाँ। तो ऐसा है। अब देखो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट सटल है कि आ, यही है हमारा मतलब, ये इसको अगर ये वी ए साइन थीटा 1 प्लस वी बी साइन थीटा 2 जो प्लस है ना, ये जो वी बी ए, इसको हम टूल नंबर 3 बोल देंगे, परपेंडिकुलर टू ए बी। ये परपेंडिकुलर समझो, ये ठीक है। अब ये इसीलिए सटल है कि ये बार बार प्लस आने वाला है, लेकिन ये प्लस कैसे आया ये आपको पता है। अगर दोनों एक डायरेक्शन में होते तो ये माइनस था, ठीक है, लेकिन यूजुअली अलग होते हैं, एक ऊपर तो एक नीचे, तभी तो गोल घूमता है। अच्छा, तो ठीक है, ये टूल नंबर 3 ले लो, कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है। ओके, अब आगे बढ़ते, देखो ये मजेदार है, इससे एक सुंदर कंक्लूजन निकल रहा है। सोचो बी की मोशन, है ना, ये बी की मोशन ए के रिस्पेक्ट में देखो, हमेशा परपेंडिकुलर है ए बी के, और ए बी की लेंथ चलो ले लो, फिक्स ले लो, एल बोल दो। देखो अब डिस्टेंस फिक्स, मोशन परपेंडिकुलर, ये किस मोशन में होता है भाई, किसका सिग्नेचर है ये?
ऐसे कौन सी मोशन है? तो ये है सर्कुलर मोशन, है ना। डिस्टेंस फिक्स पर मोशन हमेशा परपेंडिकुलर है डिस्टेंस को। तो अच्छा, अगर आप पॉइंट ए पर बैठ जाए, इमेजिन करो ए पर एक छोटा सा ऑब्जर्वर बैठा है, तो उसको बी हमेशा एक सर्कल में घूमता हुआ दिखेगा, रेडियस जिसका हमने एल लिया है, सर्कल। अब सर्कुलर मोशन का टूल किट उठा लो, आपके पास ऑलरेडी है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा बी ए, तो वी बी ए डिवाइड बाय एल, है कि नहीं? देखो, गलती नहीं करना यहां पे। ओमेगा बी ए मतलब ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, नहीं, ऐसा नहीं है। वी बी ए बाय एल होता है। तो वी बी ए देखो प्लस है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ये प्लस कैसे आया पता है आपको। अब एक बोनस बात है, ये जो ओमेगा निकला है ना, यही रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। समझे? क्यों? तो इसका पूरा प्रूफ हम अगले स्लाइड पे देखेंगे। फिलहाल यही है ओमेगा, ये कोई दूसरे का ओमेगा नहीं है, जो बॉडी है उसका खुद का, अराउंड इट्स सेंटर ऑफ मास। तो रिजिड बॉडी में किसी भी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में किसी भी दूसरे पार्टिकल की मोशन क्या होगी? सर्कुलर होगी कि नहीं? तो ये देखेंगे, लेकिन ये जेई का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सीधा काम आता है कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है, कुछ नहीं है, दो फंडामेंटल टाइप्स है। ट्रांसलेशन पहला लिखो, डेफिनेशन सिंपल है, यहां पे भी गलतियां होती है तो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। वैसे तो काइनेमेटिक्स में भी हमने ये देखा था, बॉडी के अंदर कोई भी एक लाइन खींच लो, अगर मोशन के दौरान वो लाइन अपने आप को पैरेलल रखती है ना, कभी टिल्ट नहीं होती है, तो मोशन ट्रांसलेशन है, सीधी बात। देखो फिगर में, अगर सारे पॉइंट्स सीधी लाइन में चल रहे हैं तो पैरेलल रहेगी, लेकिन ये सीधे भी रहेगी तो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन कहेंगे, है ना, जैसे ट्रेन सीधी पटरी पर चल रही है। दूसरा राइट में डायग्राम है, पाथ अगर कर्व्ड है, देखो, लेकिन फिर भी ये जो लाइन है वो तो पैरेलल है, कर्व पाथ है, तो ये कर्विलिनियर ट्रांसलेशन है ना। अब इसमें एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा कंफ्यूज हो गया आप, लेकिन बाद में इसको सॉल्व कर लेना। जायंट व्हील का जो कैबिन होता है, बड़ा सा कैबिन, गोल मोड़ा बड़ा व्हील है, उसमें कैबिन है, कैबिन कर्व पर घूम रहा है ना, ऐसा समझो। तो आप अंदर बैठे हो, तो आप क्या टिल्ट होते हो? आप कभी टिल्ट ही नहीं हुए, तो आप तो सीधे बैठे रहते हो, कैबिन भी सीधा रहता है। तो ये काइंड ऑफ ट्रांसलेशन मोशन है, रोटेशन सीधा ना बोल देना इसको, है ना। हाँ, लेकिन रियल लाइफ में दोनों होते हैं साथ में, बट फॉर फॉर अ कर्व, हाफ कर्व और सम कर्व ऑफ दिस कैबिन, दिस इज सर्टेनली अ ट्रांसलेशन मोशन। इंटरेस्टिंग है ना, आगे पक्का हो जाएगा अपने आप। और ये फैक्ट देखो, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, हर पॉइंट का ये है ट्रांसलेशन का सिग्नेचर, हर पॉइंट का एक्सेलरेशन भी सेम एट एनी इंस्टेंट। इसीलिए ट्रांसलेशन में रिजिड बॉडी को पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, कर सकते हैं, है ना। वो पुरानी दुनिया आ गई आपकी एफ इक्वल टू एम ए वाली, तो समझ लो ट्रांसलेशन मतलब बोरिंग बोल दो, इन अ गुड वे, है ना। एम ए से काम हो जाएगा, सब कुछ पार्टिकल डायनेमिक जैसा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं असली हीरो की तरफ। देखो, अब यहां रोटेशन शुरू हो रहा है ना। हम शुरू करेंगे सिंपलेस्ट केस से, रोटेशन इन अ प्लेन, 2D प्लेन मतलब 2D। एक प्लेट जैसी चपटी, ये चपटी को टेक्निकल वर्ड ये लोग बोलते हैं लेमिनार बॉडी, ले लीजिए लेमिनार बॉडी, है ना। अब देखो, प्लेट के अंदर दो पॉइंट्स ए और बी चूज करिए, उन्हें मिला, उन्हें लाइन ज्वाइन कर दो, है ना, उनको मिला दो लाइन को, और उसे बढ़ाकर एक फिक्स्ड रेफरेंस लाइन, देखो एक्स एक्स प्राइम बोलो, एक्स प्राइम एक्स बोलो, उसके तक ले जाओ। तो ये जो लाइन बनता है ना, ये एंगल बनाती है, ये लाइन थीटा बना, उसको थीटा बोल दो, ठीक है।
ये है एंगुलर पोजीशन ऑफ दैट ए बी। अब प्लेट पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में गई, देखिए एंगल थीटा से थीटा 1 पहले था, थीटा 2 हो गया, है ना, एंगल बदला, रोटेशन हुआ, बस इतनी सी बात है। तो डेफिनेशन देखो, जब भी रिजिड बॉडी के अंदर खींची गई किसी स्ट्रेट लाइन का ओरिएंटेशन एंगल किसी फिक्स्ड रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर बदलता है तो बॉडी रोटेट कर रही है ना। समझे, यहां पे मिसकॉन्सेप्शन है, यहीं तोड़ देते हैं। देखो, अब स्टूडेंट सोचते हैं कि रोटेशन के लिए तो एक्सिस जरूरी है, कोई कील या कोई हिंज नहीं, फ्री स्पेस में कोई भी उड़ता हुआ या फोन ले लो या कोई भी चीज रोटेट कर सकता है बिना किसी एक्सिस से, है ना। बस उसमें सेंस होना चाहिए, अनकंस्ट्रेंट रोटेशन बोलेंगे, इसका एक सेंस बताओ, या आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अगर ये और ये रोटेशन होता है अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड, फ्री में अगर हो रहा है तो बस, अब क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ले लिया तो उसको कंसिस्टेंट रखो आगे जो कैलकुलेशन में। एक्सिस की जरूरत सिर्फ कंस्ट्रेंट रोटेशन में होती है। चलो आगे पक्का हो जाएगा। तो टेस्ट तो एक ही है, अंदर की लाइन का एंगल बदला, रोटेशन, लाइन पैरेलल, ट्रांसलेशन। अब जो रियल लाइफ होता है ना, वो ऐसा नहीं, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वो हम आगे के लेक्चर्स में पकड़ लेंगे बराबर, जब रूलिंग तक आएंगे तब, ठीक है। अभी तो हम समझ रहे हो और अभी उठाएंगे, इन टूल को इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, इन्हें अब ये वही सवाल है जो हमने आगे डिस्कस किया था, आगे की स्लाइड में। रिजिड बॉडी यहाँ पे घूम रही है, 2 पॉइंट्स है ए और बी जैसे, और डिस्टेंस था दोनों के बीच एल ना। पहले ऑब्जर्वर को देखो बी पर बिठा दो, छोटा सा ऑब्जर्वर, तो उसको ए कैसा दिखता है ना भाई, परपेंडिकुलर टू ए बी, वेलोसिटी वी ए बी से घूमता हुआ, क्योंकि दूसरा तो कोई कंपोनेंट है नहीं, मतलब ए बी के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा ए बी इज इक्वल टू वी ए बी बाय एल। चलो ये मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो वेक्टर फॉर्म में इसको वी ए बी बाय एल के कैप लिखेंगे, ठीक है। अब नीचे वाला देखो फिगर, अब ऑब्जर्वर को ए पर बिठा देते हैं, तो अब बी को घूमता दिखेगा, तो ये और वेलोसिटी वी बी ए से, है ना। तो ओमेगा कैसे लिखेंगे, ओमेगा बी ए वी बी ए बाय एल, और देखो सेंस वही एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा नहीं कि उसको क्लॉकवाइज, हाँ। और यहाँ पे ये गलती नहीं करना है, वी ए बी तो हमें पता है माइनस वी बी ए होता है रिलेटिव वेलोसिटी से, बस ये बात है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये माइनस होते हैं एक दूसरे को, अपोजिट है, देखो डायग्राम में भी है कि नहीं। तो अब थोड़ा सा अगर आप सोचो, है ना, अजीब लगना चाहिए, नहीं लगा क्या आपको। लीनियर वेलोसिटी तो माइनस थी, मतलब वी बी ए इक्वल टू माइनस वी बी ए है, डायरेक्शन उल्टी है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल बराबर, डायरेक्शन भी सेम, है ना। तो मतलब मैं तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज घूमता दिखता हूं, तुम भी मुझे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए दिख रहे हो, तो ये, और इसी से निकलती है रिजिड बॉडी की सबसे एलिगेंट प्रॉपर्टी। तो रिजिड बॉडी का हर पॉइंट हर दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है, इसी कॉमन वैल्यू को कहते हैं द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट रिजिड बॉडी, है ना। हाँ, जैसे कहते हैं कि डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, अब ये नहीं पूछेंगे किस पॉइंट के अबाउट, ओमेगा है भाई, क्योंकि बॉडी के अंदर किसी भी पॉइंट के अबाउट ये सेम है, बॉडी का भी सेम है, समझ गए। लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग छोटी सी, जेई के हिसाब से आगे पकड़ेंगे, तो ये जो मैजिक है ना, ये सिर्फ बॉडी के अंदर के पॉइंट्स के लिए है, बॉडी के बाहर किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में
अलग अलग पॉइंट की अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी होगी। ये जेई में पूछा जा चुका है, इसको आगे पकड़ेंगे, ये यहां सिर्फ आप ये याद रखो। ओके, अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चार बातें हैं, सीधा नोट कर लीजिए या आप इसको बेटर है कि स्क्रीनशॉट भी ले लो। रिजिड बॉडी में किसी भी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की मोशन सर्कुलर है, ठीक है। ओमेगा 12 मतलब ओमेगा 21 ये बराबर है, लेकिन V12 ये V21 के बराबर नहीं है, बल्कि माइनस होता है। V12 इक्वल टू माइनस V21। एंगुलर में इक्वल, लीनियर में अपोजिट, समझ गए। तीसरा है ये ट्रैप है। लीनियर वेलोसिटी हम लिखेंगे V12 इक्वल टू V1 माइनस V2, तो ये तो वैलिड है लिखना। लेकिन देखा देखी में भाई साहब ओमेगा 12 इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 मत लिख देना, ये वेग है। वेग का मतलब है कि रिजिड बॉडी के पॉइंट्स की इंडिविजुअल ओमेगा किसके अबाउट है, यही तो एम्बिगिटी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये देखा देखी में ये गलती कर बैठते हैं, ये नहीं करना है। चौथा है अपना वर्किंग फॉर्मूला, इसको आप स्टार कर लो, है ना। ये भी एक हमारा टूल है। ओमेगा लिखोगे कि वी ए माइनस वी बी मोड में, क्योंकि डिवाइडेड बाय एल, और ये वी ए माइनस वी बी क्या है, देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, रिजिड बॉडी है भाई, अलोंग द लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। दो पॉइंट की वेलोसिटीज पता है ना, डिफरेंस लो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालो, एल से डिवाइड करो, बॉडी का ओमेगा हाजिर, है ना। यही फॉर्मूला अब हम प्रॉब्लम्स पे लगाने वाले हैं। समझ गए, सारे टूल्स बन गए। चलो अब इनको उठाते हैं। पहला प्रॉब्लम है ना, और ये कोई बुकिश प्रॉब्लम नहीं है, रियल लाइफ है। दीवार से टिकी फिसल रही है ये लैडर, है ना। ये तो आप, ये सीन तो आपको सबने देखा ही होगा, लेकिन फिजिक्स से पकड़ते देखो इसको। रॉड मतलब ये जो है, जो भी टिकी हुए लैडर या रॉड, लेंथ एल, दीवार और फ्लोर से टिकी हुई है। नीचे वाला एंड ए को राइट में खींचा जा रहा है वेलोसिटी v से, और रॉड का वर्टिकल के एंगल थीटा बनता है। पूछा है बी कितनी तेजी से नीचे गिर रहा है और रॉड की ओमेगा क्या है। तो भाई दो चीजें हो सकती, पहले तो कोई बोलेगा भाई ये एकदम सिंपल सवाल है, हाँ, अगर ए को वी से खींच रहा है तो बी भी वी से नीचे आ रहा है, एकदम गलत, लेकिन सीधा आंसर दे देगा। और जिस किसी को अगर पता है, थोड़ा सा आइडिया है, तो उसको डर लगता है ना, क्योंकि उसको पता है कि गलत तो है कुछ, लेकिन उठा नहीं पाता है। लेकिन हमने जो टूल इकट्ठा किया है ना, तो निकालो अपना टूल नंबर 2, अलोंग द रॉड जो है कंपोनेंट्स इक्वल करो, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। तो ए की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, रॉड के अलोंग उसका कंपोनेंट क्या, अब ये तो भाई अलजीब्रा है ना। ज्योमेट्री से देखो, रॉड वर्टिकल के साथ थीटा है, तो ये बनेगा वी ए साइन थीटा, कॉस थीटा नहीं, क्योंकि वर्टिकल के साथ थीटा था। और बी की वेलोसिटी वर्टिकली डाउन है, रॉड के अलोंग वी बी कॉस थीटा, बराबर कर दो भाई, है ना। टूल नंबर बराबर लगाओ, वी साइन थीटा इक्वल टू वी बी कॉस थीटा, तो वी बी इक्वल टू वी टेन थीटा, है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा और डीप में जाते हैं इस आंसर को। जब अगर सपोज करो कि रॉड ऑलमोस्ट वर्टिकल है, थीटा बहुत छोटा है, तो टेन थीटा भी छोटा, तो बी धीरे गिरता है। जब रॉड एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाती है, उस वक्त थीटा 90, टेन थीटा इन्फिनिटी, तो बी की स्पीड ब्लो अप करने एकदम पटाख से गिरती है। इसीलिए गिरती हुई लैडर आखिरी मोमेंट पे झटके के साथ गिरती है, पड़ाम, है ना। तो ये है फिजिक्स का रियल लाइफ। अब ओमेगा निकालना है भाई, उठाओ टूल नंबर 3,
परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, वी ए कॉस थीटा हो जाएगा और वी बी साइन थीटा। अब देखो एक नीचे एक ऊपर प्लस हो गया, है ना, जब प्लस होता है तभी तो गोल घूमता है। एनीवेज, तो देखा, वही माइनस माइनस प्लस ऐसा है, तो इसीलिए मैंने इसको टूल नंबर 3 बताया है। ओके, अब इसको थोड़ा करना पड़ेगा, अलजीब्रा के साथ करो। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनता है वो 1 है, खूबसूरती से सिंप्लीफाई हो रहा है। तो ओमेगा आपका आया है v अपॉन एल कॉस थीटा, है ना। 2 लाइन का सॉल्यूशन है, इसलिए क्योंकि अच्छी तरह से टूल हमारे हाथ में थे। चलो अब दूसरा देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। थोड़ा सा जनरल है। रॉड के एंड ए और बी की स्पीड है दी हुई है v और 2v। va रॉड से एंगल अल्फा पर है, पूछा है vb का एंगल बीटा और रॉड की ओमेगा। पता ही है आपको, पैटर्न दिखा कि नहीं, दिखना चाहिए, है ना। हर रिजिड बॉडी वेलोसिटी प्रॉब्लम के 2 स्टेप अल्गोरिदम हो जाएगा ये तो। अल्गोरिदम अलोंग द रॉड, बट उठाओ टूल नंबर 1, इक्वेट करो v cos अल्फा इक्वल टू 2v cos बीटा, यहां से आपका बीटा निकल गया, खत्म, एक लाइन। परपेंडिकुलर कंपोनेंट से ओमेगा निकालो। अब फिगर में देखो, वी ए का परपेंडिकुलर पार्ट एक तरफ, वी बी का दूसरी तरफ, फिर वही स्टोरी, माइनस माइनस प्लस वाली, है ना। तो ये देखो ध्यान से करना, तो ओमेगा आपका निकल के आ जाएगा और क्लॉकवाइज निकल रहा है। अब देखो बी दिया नहीं है ना, इसलिए बी को हटाना पड़ रहा है, और कुछ नहीं। तो हमें मतलब बी मतलब बीटा, तो कॉस बीटा तो हमने निकाल लिया ऊपर, तो इसको डालना पड़ेगा अंदर। तो इसको आप ध्यान से डालो, तो ये कुछ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 4 इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये बड़ा मुश्किल है, ऐसा मत कहना, है ना। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 4 मतलब 4 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 4। तो क्या इसको मैं 4 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा नहीं लिख सकता? ऐसा मत बोलना कि बहुत डिफिकल्ट है ये। तो इसी ऐसे साइन स्क्वायर अल्फा आया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 डाला है और वहां से ये हो गया। तो ओमेगा भी आपका, तो ये ऐसा शुरू में अगर एडवांस लेवल का लगता था आपको, तो 2 टूल्स का मैथमेटिकल एप्लीकेशन निकला और कुछ नहीं। तो यही है इस सीरीज का मेरा पॉइंट, कि टूल्स को सॉलिड करो, प्रॉब्लम खुद अपने आप आपके सामने झुक जाएगी। ठीक है, इसको बरकरार करेंगे। आज तो 2 ही प्रॉब्लम लिए हैं। टूल बॉक्स आज के बंद करने के पहले एक बार गिन लेते हैं। पहला टूल क्या है, रिजिड बॉडी, ए बी कांस्टेंट हमेशा। दूसरा टूल, अलोंग द लाइन इक्वेट करो cos थीटा 1 इक्वल टू cos थीटा 2 वी ए और वी बी। टूल नंबर 3, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में प्लस आता है साइन थीटा, हाँ, और वो प्लस एक्चुअली प्लस नहीं है, वो नेगेटिव था लेकिन माइनस माइनस। और चौथा टूल है ओमेगा इक्वल टू वी ए माइनस वी बी मॉड्यूलस ऑफ, क्योंकि हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए भाई, ओमेगा वो हम डिसाइड कर लेंगे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज है। और ये परपेंडिकुलर, है ना। और ये अंदर के सब पॉइंट के लिए सेम है, और यही बॉडी का ओमेगा है। और ये ओमेगा अगर फ्री है, बॉडी फ्रीली घूम रही है, तो सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूमेगी। ठीक है, तो ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। होमवर्क में चाहिए तो ईमानदारी से पहले प्रॉब्लम को उल्टा करो, बी को नीचे खींचो कांस्टेंट स्पीड से, और ए की वेलोसिटी निकालो एंगल थीटा पर, और आंसर कमेंट में लिखना। डाउट है तो कमेंट में पूछो। अगले लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो न्यूटन सेकंड लॉ उसकी तरफ बढ़ेंगे, थोड़े थोड़े टूल उठाते जाएंगे, लेकिन उस तरफ हम जा रहे हैं। पहले है ना, न्यूटन का सेकंड लॉ के बाद हम एंगुलर मोमेंटम उठाएंगे।
तो यही चैनल का मतलब पहला वीडियो था। अगर आपको ये टूल्स वाला अप्रोच, बेसिकली फंडामेंटल अप्रोच से जा रहे हैं, अगर पसंद आए ये अप्रोच तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यूट्यूब को वही बताएगा आपका लाइक कि ये और स्टूडेंट्स को ये वीडियो बताया जाए। समझे ना, ये अल्गोरिदम है। तो इट विल हेल्प मी इफ यू कैन सब्सक्राइब, लाइक एंड ऑल दोस थिंग्स। चलो, तो दूसरा एक बात है कि आप कमेंट में लिखते रहना कि कौन सा टॉपिक आपको रोटेशन में परेशान करता है या कौन सा सबसे एक्साइटिंग लगता है। हम तो सारे कवर करने वाले हैं फिर भी। चलो, पढ़ते रहो, समझते रहो, क्वेश्चन पूछते रहो। अगले लेक्चर में ज़रूर मिलते हैं। थैंक यू।